हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रविंद्र कुमार, वेलकमिंग यू ऑल टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम मोशन इन प्लेन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन दो एक्सिस के बीच में उसे किसी एंगल के साथ अगर थ्रो किया जाए तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है और उस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम बात करें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की, अगर हम हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ एग्जांपल्स देखें प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो बचपन में हम सब कैच खेलते थे बॉल से, यानी दो टीम होती थी, एक साइड से बॉल फेंकते थे, दूसरी साइड कैच करते थे। तो वहां पे उस बॉल को हम कुछ इस तरह से फेंकते थे कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ यानी अर्थ के साथ एक एंगल पे हम उसे ऊपर फेंकते थे और फिर वो एक इस तरह का एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके और वो सामने वाली टीम के पास चली जाती थी। तो ये जो बॉल थी ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे इस बॉल का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसके अलावा आप सबने बचपन में या अभी जो लॉकडाउन के अंदर रामायण और महाभारत का टेलीकास्ट हुआ था, सबने देखा होगा। तो वहाँ सबने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जब श्री राम जी या लक्ष्मण जी तीर चलाते हैं तो वो तीर वो एकदम सीधा ना चला के थोड़ा सा ऊपर चलाते हैं। महाभारत में अर्जुन कर्ण जो भी है, तो माइथोलॉजी में ना घुसते हुए लॉजिक ये है कि वहां पे वो जो तीर है उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में थोड़ा सा एंगल बना के ऊपर छोड़ा जाता है ताकि वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करे। तो वहां पे उस तीर का मोशन भी हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। इसके अलावा आप सबने टीवी के अंदर जो फाइटर जेट्स होते हैं उनसे बॉम्ब गिरते हुए देखे होंगे। तो जब फाइटर जेट्स बॉम्ब गिराते हुए जाते हैं तो वो जो बॉम्ब का मोशन होता है उसे भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पर सभी हम इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम समझते हैं कुछ मैथमेटिकल चीज़ें प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कि उसके अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर होती है वो कितनी होती है, यानी उसकी रेंज कितनी होती है, टाइम कितना लगता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के दो पार्ट्स आए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक से। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, यानी ये दोनों की दोनों एक्सिस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस और यहां पे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस। बट प्रोजेक्टाइल मोशन ना तो सिर्फ x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और ना ही सिर्फ y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर कहीं बीच में कुछ इस तरह से उसे फेंका जाए तो क्या वो एकदम सीधा सीधा चला जाएगा? नहीं, क्योंकि जब हम उसे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करने लग जाएगा जो कि उसकी स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा एक लिमिट तक, एक मैक्सिमम हाइट तक। यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। और जब ये एक अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा फिर यहां से ये वापस नीचे की ओर आएगा। यानी इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, यहां इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये नीचे गिरने लग जाएगा। यानी इसके ऊपर अब पॉजिटिव जी असर जो है वो काम करेगा, यानी पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां पे लगेगा। और यहां इस पॉइंट से इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा y कंपोनेंट के ऊपर। अब ये कंपोनेंट हम किस चीज के कर रहे हैं? तो हमने
इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ ली हैं, तो वहां पे हमने ये देखा था कि जो वेलोसिटी होती है, हम ये लेट करते हैं कि यहां ये जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है यानी इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक u वेक्टर है, u वेक्टर, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं। अगर मैं इस इनिशियल वेलोसिटी का रेजोल्यूशन लूं, यानी इस इनिशियल वेलोसिटी को मैं दो वेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दूं, जो कि एक वेक्टर होगा इसका x कंपोनेंट, जिसे मैं, अगर ये थीटा एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है, तो जिसे मैं कह सकता हूं u cos थीटा, जो कि बराबर होगा ux के, ux वेक्टर के। यानी u को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ux वेक्टर एंड uy वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसे हम बोलेंगे uy वेक्टर, जो कि बराबर होगा u sin थीटा के। ये एक वेक्टर का रेजोल्यूशन हम कैसे लेते हैं, कैसे हम उसे दो वेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में अच्छे से पढ़ा था। तो जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो चेकआउट नहीं की है वो जाके देख सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वेक्टर जो कि x एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, और एक वेलोसिटी का वर्टिकल वेक्टर जो इस वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वर्क कर रहा है। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में, देसी भाषा में ये कहें तो एक ऑब्जेक्ट है जिसे एक वेक्टर ये चाहता है कि वो सीधा चले और एक वेक्टर चाहता है कि वो ऊपर की ओर जाए। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ना तो सीधा जा रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है, ये कहीं बीच में कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है। ये दो वेक्टर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जब हम इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं यहां, तो यहां पे हम इस पॉइंट के लिए अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी आप देखेंगे यहां पे ये वेक्टर कुछ इस तरह से नजर आएगा। यानी ये जो वेक्टर है ये टोटली जो v वेक्टर है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा vx के, क्योंकि ये कंप्लीटली ऊपर जाके एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर बन चुका है। यानी यहां पे कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। तो अगर हम बात करेंगे एंगल की, तो ये वेक्टर क्योंकि x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 0 डिग्री, इसीलिए जो vx है वो बराबर होगा v cos 0, दैट इज v इटसेल्फ। और अगर हम बात करेंगे y एक्सिस की, तो वहां एंगल बनेगा 90 डिग्री, इसीलिए जो vy है यहां पे vy को हम लिख सकते हैं v cos 90, और cos 90 0 होता है, इसीलिए vy जो है इस पॉइंट पे वो 0 होगा एंड vx v के बराबर होगा। तो कुछ इस तरह से हम इस मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिमिलरली जो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी थी, वही यहां पे, जो यहां फाइनल वेलोसिटी थी वही यहां पे अगेन इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जो यहां इनिशियल वेलोसिटी थी वही यहां फाइनल वेलोसिटी की तरह एक्ट करेगी। तो इसके भी हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। इसे हम v डैश x कह सकते हैं, इसे हम v डैश y कह सकते हैं, और इसे हम v डैश वेक्टर कह सकते हैं। इसी तरह यहां पे भी u डैश x जो कि बराबर हो जाएगा u डैश के,
अब हम इसमें टाइम की बात करते हैं। यहां से लेके यहां तक, यानी O पॉइंट से लेके, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, इस O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक, O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक आने में, यानी कुछ इस तरह से इस प्रोजेक्टाइल पाथ के ऊपर इस पॉइंट तक, जिसे मैं B से डिनोट कर देता हूं, B पॉइंट तक इस पाथ को कवर करने में मुझे टाइम लगता है T टाइम। अब मैं चाहे वर्टिकली मोशन की बात करूं, चाहे हॉरिजॉन्टली मोशन की बात करूं, चाहे मैं कहीं बीच वाले इस मोशन की बात करूं, टाइम तो देखो टाइम है, टाइम तो मुझे उतना ही लगेगा। सिमिलरली जितना टाइम मुझे ये आधा मोशन करने में लगेगा, उतना ही टाइम मुझे ये बाकी का मोशन करने में भी लगेगा। तो होप ये जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं ये आपके एकदम क्लियर हो गए हैं कि कैसे हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो काम कर रहा है। इसी में हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें इसके पाथ को, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से हम इसे इजीली समझा सकते हैं। तो मैं अगर इस पूरे पाथ के लिए, इस पूरी ट्रेजेक्ट्री के लिए एक इक्वेशन बनाना चाहता हूं जो मुझे कहीं भी मेरे उस ऑब्जेक्ट की मुझे एक पाथ बता दे, मुझे ये बता दे कि हां इफ एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस तो वाई कोऑर्डिनेट इतना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन का अगर हम यहां यूज करें तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को कुछ इस तरह से पढ़ा था कि एक आर वेक्टर को हम यू वेक्टर टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर एंड टाइम स्क्वायर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही हमने देखा था कि इसी सेम इक्वेशन को अगर हम दो इक्वेशंस में डिवाइड कर दें, यानी एक जो कि वर्टिकल मोशन और एक जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन को रिप्रेजेंट करे, तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ux टाइम टेकन प्लस हाफ ax and time, and similarly displacement in y direction uy t plus half ay and t square। ये दो इक्वेशंस हम इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले पार्ट से कैसे निकालते हैं हमने सीखा है। अब अगर मैं बात करूं इस पार्ट की, तो हम अभी O से A तक के पार्ट की बात करते हैं सिर्फ, जहां पे इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर u और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v है। तो हम कैसे इस पाथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, यानी कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फ्रॉम फर्स्ट हम यहां देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो x एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, तो हम इसे x ही छोड़ देंगे। जो ux है, ux बराबर है u cos थीटा के एंड टाइम t प्लस, क्या यहां पे किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन, इस पार्ट में क्या किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन है? बिल्कुल नहीं।
जब हम बात करेंगे इस हॉरिजॉन्टल मोशन की तो यहां कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ax इज इक्वल्स टू 0, तो हमें उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वर्टिकल मोशन की, तो जब हम अर्थ से ऊपर की ओर मोशन करते हैं तो वहां हमेशा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता ही है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो प्लस जी माइनस जी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर ऊपर जा रहे हैं तो माइनस जी, नीचे आ रहे हैं तो प्लस जी, ये सब हम फ्री फॉल वाले पूरे पार्ट के अंदर अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो उसी चीज को यहां अप्लाई करते हुए हम y की जगह y ही लिखेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टोटल y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो y ही है। एंड uy जो है हमारा वो बराबर है u साइन थीटा के, तो हम यहां लिख सकते हैं u साइन थीटा। टाइम को हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये हमने कह दिया है कि टाइम जो है चाहे वर्टिकल मोशन हो, हॉरिजॉन्टल मोशन हो या बीच में कोई भी कैसा भी मोशन हो, टाइम वो सबके लिए सेम रहने वाला है। u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी, क्योंकि अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिलहाल हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए हम इसे माइनस जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आगे हम इसके अंदर लिखेंगे टी स्क्वायर। इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 3 टाइम इज इक्वल्स टू x अपॉन में u cos थीटा, x अपॉन में u cos थीटा। और इस टाइम की वैल्यू अगर हम यहां पे इक्वेशन 4 में टाइम की जगह पे पुट कर दें तो इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा। टाइम की जगह हम लिखेंगे x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ g, एंड टी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे x अपॉन में या x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन cos थीटा को लिखा जा सकता है, एंड u से u कट जाएगा, ये बच जाएगा tan थीटा। tan थीटा इंटू x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता है कि कितने एंगल के साथ में आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका गया है और आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको आपका जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू पता है हमें, तो हम इजीली वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी उसे भी निकाल सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल पाथ है उसे हम एक पैराबोला के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि ये टोटल R, इस कंप्लीट पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेंज। यानी अगर मैं एक बॉल को फेंकता हूं या मैं एक एरो को यहां से छोड़ता हूं तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा, वो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया हॉरिजॉन्टली उसे कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम देखते हैं रेंज हम कैसे निकालते हैं।
सेकेंड पार्ट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं रेंज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो टोटल x डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो गया है, r के। यानी कुछ चीजें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी, x r के बराबर हो चुका है। क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम वहां से यहां पहुंचेंगे क्या कोई y डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है? जी नहीं। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 0। यहां से लेके यहां तक टोटल मुझे टाइम लगा, सपोज हाफ मुझे टाइम लग रहा था t, टोटल मुझे टाइम लगा कैपिटल T। यानी मैं इस टोटल टाइम को t से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कैपिटल T से, जिसे फ्लाइट टाइम भी कहते हैं, जिसे हम जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम वापस से अगर हमारी इक्वेशंस को देखें तो इक्वेशंस थी x इज इक्वल्स टू u cos थीटा एंड t। तो इस इक्वेशन को हम इस पार्ट का यूज करके लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू u cos थीटा एंड t। इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। r जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज को, r जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज को। सिमिलरली अब हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन का, जो थी y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा t माइनस हाफ g, एंड यहां हमने लिखा था t स्क्वायर। y is equals to 0, so u sin theta t minus half g t स्क्वायर। तो यहां से हाफ g t स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा u sin थीटा t के। हम यहां से एक t को t से कैंसिल कर सकते हैं, तो जो टाइम है, टोटल टाइम है, वो बराबर होगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय 2u एंड डिवाइडेड बाय g। इस टोटल टाइम की वैल्यू को यूज करके हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारी जो रेंज की इक्वेशन है वो बन जाएगी u cos थीटा एंड t की जगह हम पुट करेंगे 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसे हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं यहां इस फ्री स्पेस का यूज करके यहां लिख दूं, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके यहां अगर हम देखें तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा है। इसका मतलब रेंज को लिखा जा सकता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। इस फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूर जाके गिरेगा अगर वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर मुझे पता है कि मैंने मेरी बॉल को किस एंगल पे उछाला है और मुझे पता है कि उसकी इनिशियल स्पीड मैंने, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैंने कितनी दी है, तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं कि वो जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है या वो कितनी दूर जाके गिरेगी। है चीज इंटरेस्टिंग। अब हम एक चीज इसमें देखते हैं,
जिसे हम कहते हैं कि मैक्सिमम रेंज, यानी हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की जो रेंज है वो मैक्सिमम रहे, हम उसे दूर से दूर फेंकना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? सो फॉर मैक्सिमम रेंज for maximum range R का फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो रेंज है वो R मैक्स हो जाए, यानी R किसके बराबर हो जाए? R मैक्स के, जो मैक्सिमम रेंज मेरी हो, तो उसके लिए वेलोसिटी तो देखो, अब ऑब्वियसली जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा इसके ऊपर, रेंज के ऊपर इंपैक्ट आएगा। बट एंगल कितना रखा जाए कि उसकी रेंज मैक्सिमम में मिले? तो उसके लिए जो साइन थीटा है, सॉरी, जो साइन 2 थीटा है वो बराबर होना चाहिए 1 के। और अगर मैं बात करूं 1 की, तो साइन ऑफ 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। ये चीज आपको सबको अच्छे से पता है, 10th क्लास के अंदर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं। तो यहां से 2 थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और थीटा जो है वो 90/2 यानी 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी अगर थीटा है जो 45 डिग्री हो जाए, तो रेंज हमारी u स्क्वायर अपॉन में g के बराबर हो जाती है, जिसे हम R मैक्स भी लिख सकते हैं। और यहां से हम एक बहुत ही बेसिक सी चीज को समझ सकते हैं। मैं जब छोटा था और दूरदर्शन पे रामायण आती थी, तो मैं बड़ा हैरान होता था ये देख के कि भाई राक्षस सामने खड़े हैं और भगवान श्री राम तीर ऊपर चला रहे हैं। तो मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता था कि सामने है तो सामने मारो ना। पर अब जब बड़े हुए हैं और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने टॉपिक पढ़ा, इस चीज को समझा, तब हमें यह समझ में आया कि अगर हम हमारे तीर को मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री करना पड़ेगा। और अगर हम इस एंगल के ऊपर एक परफेक्ट वेलोसिटी के साथ में इस तीर को, इस एरो को छोड़ते हैं, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। यानी दूर से दूर अगर हम इसे फेंकना चाहते हैं तो एंगल हमें 45 डिग्री करना पड़ेगा। होप ये जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये दो चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अभी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी का पार्ट कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, और बाकी हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियोस ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो इन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इनको, सब्सक्राइब कर लीजिए सारे के सारे चैनल को। थैंक यू।